फ्रेंड्स नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका वेलकम। मैं हरीश कुमावत। आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक अपन कर रहे थे उसका जो पॉइंट था अपना आमाशय, वापस मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूँ। आमाशय के ऊपर अपन ने इस वीडियो को स्टॉप कर दिया था। वापस 2-4 पॉइंट मैं आपको आमाशय के बताता हूँ। देखो, सबसे पहले भोजन की बात करें तो भोजन मुख में गया था, मुख से मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका में, और ग्रसिका से भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। और आमाशय की अपन बात करें तो आमाशय जे शेप का होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जे शेप का होता है, और इसे भोजन का अस्थायी भंडार घर कहा जाता है। इसके अलावा ये कैसा भाग होता है? थैलेनुमा भाग होता है, थैलेनुमा भाग। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि जिस प्रकार से आपके घर पे दूसरे के घर से कोई खाना खाने का न्योता आता है तो रियल में एक थैले जैसा है, जो कुछ भी मन में आता है अपने इस थैले के अंदर डाल करके सब कुछ ले आते हैं। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। आकार कैसा आमाशय का? जैसे भोजन का अस्थायी भंडारगृह कहा जाता है इसको, और थैलेनुमा या थैले के समान भाग होता है। इसके अलावा इसकी स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये स्थित होता है उदर गुहा में, डायाफ्राम के नीचे बाईं ओर। अपना जो पेट है वो उदर गुहा में, डायाफ्राम श्वसन तंत्र वाले टॉपिक के अंदर मैंने बात की थी। डायाफ्राम क्या है? दोनों फेफड़ों के बीच में डायाफ्राम उपस्थित होता है। इस डायाफ्राम के नीचे का जो पार्ट आपका वो स्टमक होता है, आमाशय कहलाता है। तो उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे बाईं ओर ये स्थित होता है। फिर अपन बात करें तो आमाशय के 3 भाग की मैं बात करके गया था आपके सामने, तो आज फिर रिपीट कर लेते हैं अपन। आमाशय के 3 भाग होते हैं, और 3 भागों के क्या क्या नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे पहला जो पार्ट था अपना वो था कार्डियक, जठरागम भाग कहते हैं इसको, जठरागम। याद रखना, आमाशय को जठर भाग भी कहा जाता है। आमाशय का दूसरा नाम क्या है? जठर भाग। और दूसरा जो इसका पॉइंट था आपका वो था पाइलोरिक, पाइलोरिक या जठर निर्गम भाग, जठर निर्गम भाग। और तीसरा जो पॉइंट था आपका वो था कार्पस काय। तो ये 3 भाग आपके आमाशय के हैं, कार्डियक जठरागम भाग, पाइलोरिक जठर निर्गम भाग, और तीसरा था आपका कार्पस काय, या फिर इसे कहा जाता है फंडिक भाग, फंडिक भाग। यह आपके आमाशय के 3 पार्ट हैं। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, आमाशय का सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका कार्डियक। सबसे पहला जो पार्ट है वो कार्डियक, जो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रसिका से जुड़ा हुआ है। याद रखना, ग्रसिका से जुड़ा हुआ भाग कौन सा भाग है? कार्डियक भाग होता है। मतलब आपकी ग्रसिका जहाँ ख़त्म होती है तो वहाँ से आमाशय आपका स्टार्ट हो रहा है, और आमाशय का कार्डियक भाग उस ग्रसिका से जुड़ा हुआ है। वो बोलस वाला जो भोजन था, लार जिस भोजन के अंदर मिल गई थी उसको अपन ने बोलस नाम दिया था, और वो बोलस युक्त भोजन ग्रसिका से सीधा किस में आता है? कार्डियक पार्ट के अंतर्गत आता है। देखो, जठरागम भाग, जठर प्लस आगम। याद रखना, आमाशय का दूसरा नाम जठर भाग भी है, आगम का मतलब आना। तो आमाशय का कौन सा भाग सबसे पहले ग्रसिका से जुड़ता है? तो वो आपका कार्डियक भाग। पाइलोरिक भाग की बात करें तो जठर निर्गम, निर्गम का मतलब खत्म होना या फिर निकल जाना। तो जठर भाग का अंतिम जो पार्ट है वो आपका कहलाता है, ये तो याद रखना, प्रथम भाग कहलाता है आपके आमाशय का। और आमाशय का अंतिम भाग कौन है? पाइलोरिक भाग है, जो किससे जुड़ा हुआ है? छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। आपको पता है आमाशय के जस्ट बाद का पॉइंट आपका कौन सा आएगा? छोटी आंत आएगा। तो आमाशय का पहला भाग कार्डियक भाग, अंतिम भाग पाइलोरिक। और याद रखना, कार्डियक और पाइलोरिक के बीच का भाग, कार्डियक एवं पाइलोरिक के बीच का भाग क्या कहलाता है आपका? फंडिक भाग कहलाता है। फंडिक या कार्पस काय जिसको अपन कह सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको इनके भागों की
रखनी है। तो पहला पार्ट कार्डियक जिसे जठरागम भाग कहते हैं, आमाशय का प्रथम भाग होता है, स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है जो ग्रसिका से जुड़ा हुआ है। दूसरा पार्ट जो आपका पाइलोरिक जठर निर्गम, जो लास्ट वाला पार्ट आपके आमाशय का छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। और कार्पस का या फंडिक भाग कार्डियक और पाइलोरिक के बीच की जो संरचना होती है उसको अपन फंडिक भाग के नाम से जानते हैं। यह आमाशय की कुछ विशेष बातें थी। अब अपन बात करेंगे कि आमाशय के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से भोजन इसके अंदर जाता है और क्या क्या इसके अंतर्गत कार्य संपन्न होते हैं। तो लेकर के चलते हैं अपन आमाशय को वापस से। देखिए, आमाशय की मैं बात करूं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आमाशय एक थैले के समान भाग है। इस आमाशय के अंदर की अपन बात करें तो एक विशिष्ट प्रकार का रस स्रावित होता है जिसे जठर रस कहा जाता है। आमाशयी रस कह सकते हैं, आमाशयी रस। तो आमाशय या जठर भाग के द्वारा कौन सा रस निकला, जठर रस या आमाशयी रस। और इस जठर रस की पीएच की यदि बात करूं तो इसकी पीएच का मान होता है 1.2। कितना होता है? 1.2। देखो, जठर रस काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि जठर रस की पीएच का मान कितना होता है या आमाशयी रस की पीएच का मान कितना है, तो वो कितना है? 1.2 होता है। इस जठर रस के बारे में आपको एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं। जठर रस के अंदर 99% तो होता है पानी। 99% तो क्या उपस्थित होता है? पानी। 0.2 से लेकर 0.5% होता है इसमें HCl। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी कि जठर रस के अंतर्गत क्या क्या उपस्थित होता है। 99% वाटर उपस्थित होता है, 0.2 से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके अलावा प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन एंजाइम उपस्थित होते हैं। विशेष पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो याद रखना, आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा, आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का अम्ल सीक्रेट होता है और उस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल सीक्रेट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार के कॉम्पिटिटिव पेपर में ये क्वेश्चन छप चुका है कि आमाशयी रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, आमाशयी रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, जठर रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो जठर रस के अंदर एक अम्ल उपस्थित है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल। और ये सीक्रेट कहाँ से होता है? आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl अम्ल को एक विशिष्ट अम्ल के नाम से जानते हैं जिसे बर्थ एसिड कहा जाता है। बर्थ एसिड, जन्म का अम्ल कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया है। निम्न में से कौन सा एसिड बर्थ एसिड या जन्म का एसिड कहलाता है? तो वो आपका कौन सा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जन्म का अम्ल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके आमाशय तो होता ही है, इसका मतलब जन्म के साथ ही ये एसिड आता है बच्चे के अंतर्गत, तो इसको इसलिए बर्थ एसिड या जन्म के अम्ल के नाम से जानते हैं। नया क्वेश्चन बना है ये पहले कभी पूछा नहीं जाता था। 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बर्थ एसिड किस एसिड को नाम दिया गया है, तो वो आपको याद रखना है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं किन में उपस्थित हैं? आमाशय के अंतर्गत उपस्थित होती हैं। फिर अपन बात करें इस HCl अम्ल के कार्य क्या हैं। अपने इस आमाशय के अंदर HCl अम्ल क्या काम संपन्न करता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। HCl अम्ल की बात करें तो सबसे पहला काम है ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब आप सबको पता है कि ये अम्ल है। क्या है? अम्ल। तो ये क्या करता है? भोजन को, आपने जो भोजन खाया है
उस भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्योंकि अम्ल है, इसलिए अम्ल है तो इसकी प्रकृति खुद की कैसी है, अम्लीय है। भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करेगा, अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। इसके अलावा यह भोजन को रोगाणु रहित बनाता है। देखो, यदि आपने जब भोजन आपने खाया था तो मुख गुहा के अंदर भी एक एंजाइम उपस्थित था, लाइसोजाइम, और वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या कर रहा था, भोजन को रोगाणु रहित बना रहा था। भोजन के अंदर जितने भी हानिकारक रोगाणु प्रविष्ट हो चुके हैं भोजन के साथ, तो उन सबको मार देता है। लेकिन यदि वहां से भी कोई हानिकारक जीवाणु बच जाता है तो HCl अम्ल के द्वारा, जैसे वो भोजन आमाशय के अंदर आएगा तो HCl अम्ल उस भोजन के अंदर उपस्थित रोगाणुओं को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो भोजन को रोगाणु रहित बनाना इसका मुख्य वर्क है। इसके अलावा आमाशय में जितने भी निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, आमाशय में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइमों को किसमें कन्वर्ट करता है, सक्रिय एंजाइमों में कन्वर्ट करता है। जितने भी इनएक्टिव एंजाइम अपने स्टमक के अंदर उपस्थित होते हैं उन सारे के सारे एंजाइमों को ये क्या करता है, सक्रिय एंजाइम, एक्टिव एंजाइमों में परिवर्तित करने का काम संपन्न करता है। अब देखो, अपन बात करें आमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आमाशयी रस में उपस्थित एंजाइम, और आमाशयी रस के अंतर्गत 2 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। पहला जो एंजाइम आता है आपका वो है पेप्सिन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो एंजाइम आता है वो आपका रेनिन। ये 2 एंजाइम आपको याद रखने हैं। तो आमाशयी रस के अंदर 2 एंजाइम उपस्थित है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, आपने जो प्रोटीन खाया है उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम कौन से एंजाइम का है, पेप्सिन एंजाइम का है। इसके अलावा अपन मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा की लार के अंदर एक टाइलिन एंजाइम मैंने आपको बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन एंजाइम क्या करेगा, अपन जो दूध पीते हैं उस दूध को दही में बदलने का काम कौन से एंजाइम के द्वारा संपन्न होता है, रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आप सबको पता है कि काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो आपका रेनिन एंजाइम। इसके अलावा एक और एंजाइम उपस्थित होता है लाइपेज, लेकिन ये बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, और याद रखना ये लगभग 1% वसा का डाइजेशन करता है। तो आपको ये भी यदि याद नहीं रहे तो ये 2 आप जरूर याद रखेंगे। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जो कुछ भी अपन खाते हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हो गया था टाइलिन एंजाइम के द्वारा, और प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कौन कर रहा है आपका, पेप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ उपस्थित है, आमाशय रस में उपस्थित है। दूध को दही में कौन सा एंजाइम बदलता है, वो आपका है रेनिन एंजाइम। अब एक यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, नवजात जो शिशु होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर दूध को दही के अंदर बदलने का जो काम है वो रेनिन एंजाइम का ही है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जितना वो छोटे बच्चों के अंदर सीक्रेट होता है उतना नहीं हो पाता है। वृद्धावस्था के अंतर्गत आते आते रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो अब जो बुढ़ापे के अंदर जो व्यक्ति दूध खा रहा है उसका दही में परिवर्तन कौन करेगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। वृद्धावस्था में दूध को दही में कौन सा अम्ल बदलता है, HCl अम्ल बदलता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको सेम से लग रहे हैं, लेकिन दोनों में रात दिन का अंतर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, छोटे बच्चों के अंदर दूध को दही में बदलने का काम रेनिन एंजाइम करता है, लेकिन व्यक्ति की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन कम होने लगता है, और वृद्धावस्था
आते आते रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए बुढ़ापे के अंदर दूध को दही में बदलने का काम कौन सा अम्ल करता है? HCl अम्ल करता है। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से याद रखनी है। देखो, भोजन के पाचन की अपन बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन के पाचन में अपनी सहायता करता है, सहायक होता है, मददगार साबित होता है। अब यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूं। आप लोगों को पता चल चुका है कि HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक सिद्ध होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होगा, अपच की स्थिति पैदा हो जाती है। अपच, और अपच क्या है? ये भोजन का पाचन नहीं होने की कंडीशन है। भोजन का पाचन हो रहा है तब तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब कभी भोजन का पाचन नहीं होगा तो उसको अपन अपच की स्थिति बोलते हैं। अब अपच की स्थिति किन किन कारणों से पैदा हो सकती है? टाइम पर खाना नहीं खाने से, संतुलित भोजन नहीं खाने से, ज़्यादातर चाय पीने से, आपने सुना होगा एसिडिटी, तो वो यहीं पर पॉइंट निकल कर के आएगा अपना। तो ये इत्यादि कारणों की वजह से अपच की स्थिति अपने शरीर के अंतर्गत, आमाशय के अंतर्गत पैदा हो सकती है, तो भोजन का ठीक तरीके से पाचन नहीं होगा। जब अपच की स्थिति पैदा हो गई तो ध्यान देना दोस्तों, HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। HCl अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि HCl अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो आपके उदर या जठर भाग में तेज दर्द, जलन उत्पन्न हो जाएगी। यदि भोजन का पाचन ठीक तरीके से हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपच की स्थिति हो गई तो HCl अम्ल की मात्रा बढ़ी, और HCl अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो तेज दर्द भी होगा पेट में और जलन भी पैदा हो जाती है। इस कंडीशन को कहा जाता है एसिडिटी। एसिडिटी मतलब अम्लीयता। किस नाम से जानते हैं? एसिडिटी या अम्लीयता के नाम से इसको जानते हैं। इस अम्लीयता के उपचार के लिए अपन किन का यूज करेंगे? तो याद रखना, एसिडिटी के उपचार के लिए एंट एसिड का उपयोग किया जाता है। एंट एसिड, या फिर इन्हें हिंदी में कहा जाता है प्रति अम्ल। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकर के चलता हूं मैं आपको केमिस्ट्री की ओर। यदि अम्ल की विक्रिया क्षार के साथ संपन्न होती है तो दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो उदासीन बनता है। उदासीन प्रकृति का प्रोडक्ट बनता है, मतलब लवण का निर्माण हो जाता है इधर। तो आपके उदर भाग के अंदर, आपके जठर भाग के अंदर किसकी मात्रा बढ़ी है? अम्ल की मात्रा बढ़ी है। तो अम्ल की मात्रा को शांत करने के लिए अपन अम्ल का उल्टा ही तो खाएंगे, और अम्ल का उल्टा पदार्थ कौन है? क्षार। अब इसके रूप में अपन किस किस का यूज करेंगे? तो ये याद रखना, आपको एसिडिटी के उपचार के लिए एंट एसिड या आपको एंटी एसिड भी मिल सकता है। एंटी एसिड या प्रतियम, जैसे मोबाइल के अंदर वायरस आ जाते हैं तो उसके अंदर एंटीवायरस डाले जाते हैं जो उस वायरस का खात्मा कर देते हैं। वैसे ही अपने जठर भाग के अंदर यदि अम्ल की मात्रा बढ़ी है तो अपन को एंटी एसिड खाना पड़ेगा, और ये प्रति अम्ल क्या करते हैं? उस एसिडिटी की मात्रा पर कंट्रोल करके ले आते हैं। अब यहाँ पर प्रति अम्ल के रूप में, एंटी एसिड के रूप में किन किन रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो आपको अच्छी तरीके से समझना है। नंबर 1 NaHCO3। NaHCO3, और इस NaHCO3 की अपन बात करें तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको पता है ये किसका प्रतीक है? सोडियम का। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, CO3 क्या हो गया? कार्बोनेट। या फिर इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो उपनाम बता रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं इनको। या फिर इसे कहा जाता है खाने का सोडा। खाने का सोडा, मीठा सोडा, ब्रेड सोडा, रसोई घर का सोडा, कुकिंग सोडा,
ये सारे इसके उपनाम हैं। तो पहला जो आप एंटी एसिड खाएंगे प्रति अम्ल के रूप में एसिडिटी को दूर करने के लिए जो पदार्थ खाएंगे वो आपका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके पुराने प्रचलित जो देसी भाषा के नाम है वो हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा, ब्रेड सोडा, रसोई घर का सोडा, कुकिंग सोडा। इसके अलावा दूसरे पदार्थ का जो अपन यूज करते हैं वो है आपका MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, और इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन रीट के पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन इसके अंदर ना तो उसने ऑप्शन में ये डाल रखा था ना ऑप्शन में ये डाल रखा था, ये वाला पॉइंट ऑप्शन में था। अब आपने यदि MgOH के उल्टवाइस का नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही याद किया और आपको ये नहीं पता कि इसका नाम ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन क्या डाल रखा था उसने, अम्लीयता के उपचार के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, अम्लीयता के उपचार के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन था वो था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये ऐसा कैसा नाम लिखा हुआ था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारे जो नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ आपको सारे याद रखने हैं। जैसे मान लो NaHCO3 का नाम उसने ये इनमें से नाम ना देकर के उसने ब्रेड सोडा लिख दिया या फिर कुकिंग सोडा लिख दिया, और आपको आता है तब तो आप अपना क्वेश्चन सही कर लेंगे, और आपको नहीं आता तो फिर गलती करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा जो केमिकल यूज में लिया जाता है वो है AlOH का होल ट्वाइस, और ये है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना एसिडिटी के उपचार के लिए इन 3 एंटी एसिड का यूज करेंगे अपन, NaHCO3, MgOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल ट्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसको अपन सम्मिलित रूप से किस नाम से भी जानते हैं, इनो बोलते हैं इसको अपन। आप सबको पता है कि जब भी आपके एसिडिटी हो जाती है तो आप मार्केट से क्या लेकर के आते हैं, इनो लेकर के आते हैं, जानते हैं ना। ये इनो या तो इसका बना हो सकता है या इसका बना हो सकता है या फिर इसका बना हो सकता है। याद रखना विदेशी जो इनो आता है, फॉरेन कंट्री, अरब कंट्री का जो इनो आता है वो तो बना हुआ किसका है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। और अपने भारत में जो इनो बनता है वो किससे बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से तैयार किया जाता है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। एपच की स्थिति हो गई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, तेज दर्द होगा, जलन होगी, जिसको अपन एसिडिटी या अम्लीयता के नाम से जानते हैं। और अम्लीयता के उपचार के लिए एंट एसिड के रूप में अपन इनमें से किसी भी पदार्थ का यूज कर सकते हैं। विशेषतः मार्केट से भाग करके अपन क्या लेकर के आते हैं, इनो। और आप सबको पता है कि इनो 6 सेकंड में अपना प्रभाव दिखा देता है, क्योंकि वो जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख रखी है, अम्ल और क्षार की विक्रियाएं 10⁻⁻10 सेकंड में संपन्न हो जाती है। बहुत प्रबल रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, इसलिए आपकी एसिडिटी चंद सेकंडों के अंतर्गत ही क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। आगे यदि अपन बात करें तो आमाशय की कुछ स्पेसिफिक बातें और 2-4 मैं आपको बताता हूं। अपना आमाशय अपने शरीर की भित्ति यानी कि देह भित्ति से, देह का मतलब क्या है, शरीर, अपना आमाशय देह भित्ति से एक विशिष्ट संरचना द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे मीजोगेस्टर कहा जाता है। बड़ी कंपटीशन एग्जाम का बड़ा क्वेश्चन है, आमाशय देह भित्ति की किस संरचना के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उस संरचना का नाम आपको याद रखना है, मीजोगेस्टर। मीजोगेस्टर संरचना के द्वारा आमाशय किससे जुड़ा रहता है, देह भित्ति से, मतलब शरीर की भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है। याद रखना आमाशय के अंदर किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है।
ये बात आप लोगों को विशेषता याद रखनी है। आमाशय में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता। तो ये बात मैं आपके सामने लिख देता हूं। आमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है, पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण पाचन तो छोटी आंत में होगा। और इस प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम कर रहा था अभी थोड़ी देर में? पेप्सिन एंजाइम कर रहा था। तो याद रखना, आमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होगा, पूरा नहीं होगा। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। कौन सा एंजाइम करता है इसको? पेप्सिन एंजाइम इस प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है। इसके अलावा अपन बात करें तो आमाशय में भोजन का मंथन होता है। भोजन का मंथन, और मंथन का मतलब क्या है? मथना, और मथने का मतलब क्या है? बिलोना। बिलोना। आप जो कुछ भी खाते हैं भोजन के रूप में, वो सारा का सारा आपके आमाशय में जाकर के कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है 3 से 4 घंटे भोजन अपने आमाशय में रहता है। तो वहाँ पर क्या होगा ऐसा? क्योंकि डाइजेशन तो वहाँ होता ही नहीं है, वहाँ भोजन का मंथन होता है। मंथन का मतलब है बिलोना। आप जो कुछ भी खा रहे हैं सारा का सारा भोजन आपके आमाशय में बिलता है। ऐसा है कि इसके अंदर कोई मिक्सचर मशीन लगी हुई है जैसे, और वो सारा का सारा भोजन जब बिल जाता है तो उस मथित भोजन को विशिष्ट नाम दिया जाता है, जिससे किस नाम से जानते हैं? काइम कहा जाता है उसको, काइम। तो याद रखना, आमाशय का भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। बोलस कहाँ का भोजन था रे दोस्तों? मुख गुहा का, जिसमें लार मिल चुकी थी। तो 2 भोजन के प्रकार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बोलस जो अपनी मुख गुहा का था, मुख गुहा में लार वाला जो भोजन था उसको बोलस नाम दिया था। और आमाशय में जिस भोजन का मंथन हो चुका है, जो भोजन पूरी तरीके से बिल चुका है, उस भोजन को नाम देते हैं काइम। इसके अलावा अपन और आमाशय की यदि बात करें तो आमाशय के अंदर लाइपेज एंजाइम अल्प मात्रा में उपस्थित है। लाइपेज एंजाइम, आगे मैं इसकी बात करूंगा डिटेल से कहां से निकलता है। यह लाइपेज एंजाइम क्या करता है? 1% वसा का पाचन करता है। 1% वसा का पाचन किसके द्वारा संपन्न होता है? आमाशय के द्वारा सिक्रेट होने वाले लाइपेज एंजाइम के द्वारा सिक्रेट होता है। इसके अलावा आमाशय से गैस्ट्रीन भी सिक्रेट होता है। गैस्ट्रीन भी कहाँ से सिक्रेट होता है? आमाशय के द्वारा ही सिक्रेट होता है। देखो, जब कभी अपन दूसरे के घर खाना खाने के लिए जाते हैं तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि अपन को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है आप उसको अपने इस पेट के अंदर डालते रहते हैं, इसको पूरा भर लेते हैं। अब पूरा भर लेने के बाद आमाशय के अंदर कर्माकुंचन की गति सबसे ज़्यादा है। अपन 3-4 बार इसकी बात कर चुके हैं। ये फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है। तो आपको डाइट के अकॉर्डिंग ही भोजन लेना है। चाहे आप खाना कहीं भी खा रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन के लालच में आकर के अपने इस पेट को खराब नहीं करना है। क्योंकि 80% जो बीमारियां इंसान के पैदा होती हैं वो केवल और केवल किसकी वजह से होती हैं? स्टमक की वजह से होती हैं, पेट की वजह से होती हैं। यह आपका आमाशय इधर कंप्लीट होता है। अब देखो, काइम वाला जो भोजन है वो आपके आमाशय का भोजन है। ये काइम युक्त भोजन कहाँ जाएगा? आपकी छोटी आंत में जाएगा। क्योंकि आमाशय के बाद का जो पॉइंट आता अपना वो कौन है? छोटी आंत। तो अपन लेकर के चलते हैं छोटी आंत को। सबसे पहले भोजन मुख में आया था, मुख से मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका में, ग्रसिका से आमाशय में, और आमाशय से भोजन कहाँ आता है दोस्तों? छोटी आंत में आता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 बातें अपन इसकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तब आपको बताई थी कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई 6.5 मीटर के समथिंग मैंने आप लोगों को बता रखी है।
भोजन का अधिकांश पाचन, भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण ये भी कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। कई बच्चों के दिमाग में ये बात काफ़ी बार आती है कि भोजन का पाचन आमाशय में होता है। बिल्कुल गलत है। आमाशय के अंतर्गत भोजन का केवल मंथन होता है, वहाँ पर केवल प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, किसी भी प्रकार का कोई भोजन का डाइजेशन वहाँ होगा नहीं। तो भोजन का अधिकांश पाचन और पचित भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? छोटी आंत के अंतर्गत संपन्न होता है। और सबसे बड़ा भाग भी आपका कौन सा है? छोटी आंत। देखो इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत जिस प्रकार से आमाशय के 3 भाग, तो इसी प्रकार छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तीनों भागों के क्या क्या नाम है? ध्यान से सुना। नंबर 1 वाला जो पार्ट आता है वो है अपना ग्रहणी, जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, ड्यूडेनम। दूसरा जो पार्ट आता है आपका वो है जेजेनम, जेजेनम, या फिर इसे कहा जाता है मध्यांत्र, मध्यांत्र। और तीसरा जो पार्ट आता है वो है अपना इलियम, इलियम क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र। यह आपकी छोटी आंत के 3 मुख्य पार्ट हैं। और इन तीनों मुख्य पार्टों में से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि कौन सा पार्ट सबसे पहले आता है और कौन सा पार्ट बाद में आता है। तो सबसे पहला जो पार्ट आपका वो है ग्रहणी, और दूसरा पार्ट जेजेनम, तीसरा आता आपका इलियम। बात करें अपन ग्रहणी की, ड्यूडेनम की, तो याद रखना आमाशय का अंतिम भाग कौन था? आमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक, जिसको अपन ने जठर निर्गम भाग दिया था। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि ये आपकी छोटी आंत का, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। और छोटी आंत का प्रथम या प्रारंभिक भाग भी यही होता है। मतलब छोटी आंत स्टार्ट कहाँ से होती है? आपकी ग्रहणी या ड्यूडेनम भाग से स्टार्ट होती है, और जो कि आपकी छोटी आंत का सबसे बड़ा पार्ट माना गया है। इसके अंतर्गत की अपन बात करें तो ये जुड़ा हुआ किससे है? आमाशय के, आमाशय के अंतिम भाग पाइलोरिक से जुड़ा हुआ है। आमाशय का अंतिम भाग कौन था? पाइलोरिक पार्ट था। आमाशय के 3 भाग बताए थे, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। तो याद रखना आमाशय का जो अंतिम भाग पाइलोरिक होता है उससे छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? ग्रहणी या ड्यूडेनम पार्ट जुड़ा हुआ है। बात करें इलियम की, तो इलियम भाग इसका अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का अंतिम भाग कौन होता है? इलियम भाग होता है। और इन दोनों के बीच की जो नलिका है वो होती है आपकी जेजेनम। तो याद रखना ड्यूडेनम, ड्यूडेनम एवं इलियम के बीच की नलिकानुमा संरचना, नलिकानुमा संरचना क्या कहलाती है? जेजेनम कहलाती है। तो याद आपको अच्छी तरीके से रखना है, तीनों क्रम से आपको याद रखना है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, नंबर 1 ग्रहणी ड्यूडेनम, नंबर 2 जेजेनम, नंबर 3 इलियम। छोटी आंत का सबसे प्रथम जो पार्ट आपका कहलाता है वो है ड्यूडेनम, सबसे अंतिम वाला पार्ट कहलाता है इलियम, और बीच की जो नलिकानुमा संरचना वो कहलाती है आपकी जेजेनम। विशेष बात मैं आपको यहाँ से नोट लगा करके बता देता हूँ। मैंने आपको संयुक्त रूप से एक प्रश्न पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले कि भोजन का अधिकांश पाचन और पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। लेकिन यहाँ और मैं आपको डिटेल में बताऊं तो भोजन का अधिकांश पाचन, भोजन का अधिकांश पाचन होता है छोटी आंत के कौन से भाग में? ड्यूडेनम भाग में, ड्यूडेनम भाग में। और पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम पार्ट में होता है, इलियम भाग में। इलियम पार्ट की एक विशेष बात और याद रखनी है, इस इलियम भाग के अंदर लगभग 45 लाख सूक्ष्म रसांकुर
मतलब विलाई उपस्थित होती हैं जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम संपन्न करती हैं। तो आपको याद रखना है कि भोजन का अधिकांश पाचन तो कहाँ होता है, ड्यूडेनम पार्ट में, और पचित भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होगा, आपके इलियम पार्ट में, क्योंकि इसके अंदर 45 लाख सूक्ष्म रसांकुर या विलाई उपस्थित होती हैं जो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं, और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो पचित भोजन के अवशोषण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अधिकांश पाचन पहला पार्ट जो आपका ग्रहणी उसके अंतर्गत संपन्न होगा, और पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, आपके इलियम पार्ट के अंतर्गत। अब यदि अपन बात करें तो छोटी आंत के द्वारा आंतरीय रस सीक्रेट होता है। छोटी आंत के द्वारा आंतरीय रस निकलता है, और उस आंतरीय रस के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और उन एंजाइमों की यदि अपन बात करें तो कौन सा एंजाइम क्या क्या भूमिका अदा करता है, वो सारे एंजाइमों की अपन अभी चर्चा करेंगे। तो छोटी आंत से जिस प्रकार से आमाशय रस निकला है, उसी प्रकार छोटी आंत से क्या निकलेगा, आंतरीय रस निकलेगा। देखो दोस्तों, छोटी आंत के द्वारा जो आंतरीय रस स्रावित होता है, उस आंतरीय रस के अंदर ये इतने सारे एंजाइम पाए जाते हैं। देखो, ये 5 एंजाइम मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। इरेप्सिन जिसे डाइपेप्टाइडेज कहा जाता है, दूसरा इम्यूनोपेप्टाइडेज है, तीसरा डाइसैकेराइड्स हैं, चौथा न्यूक्लियेजेज एंजाइम है, पांचवा लाइपेज एंजाइम है। देखो, लाइपेज एंजाइम की अपन बात करें तो एक छोटी सी बात मैं आपको पहले बताना भूल गया, वो थोड़ा सा आप ध्यान देना। छोटी आंत के जो 3 पार्ट अपने पढ़े हैं, एक था आपका ड्यूडेनम जिसको अपन ने ग्रहणी नाम दिया था, दूसरा था आपका जेजेनम जिसको अपन ने मध्यांतर नाम दिया था, और तीसरा था आपका इलियम जिसको अपन ने क्षुद्रांतर नाम दिया था। एक छोटी सी मिस्टेक थी जो उसको मैं दूर कर देता हूँ। आहानाल का सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा जो भाग वो आपका इलियम होता है। पिछले वाले पॉइंट के अंदर मैंने आपको ये थोड़ा सा गलत बता दिया था। सबसे छोटा जो भाग है, छोटी आंत का सबसे छोटा जो भाग है वो तो होता है ड्यूडेनम, और सबसे बड़ा जो भाग है वो है आपका इलियम, क्योंकि इसकी जो लंबाई वो 3.5 मीटर के समथिंग होती है। इलियम भाग की लंबाई 3.5 मीटर के समथिंग होती है। तो एक बात का और विशेष आपको ध्यान रखना है, इस छोटी आंत के अंतर्गत सेल्यूलोज को छोड़ करके बाकी सारे पदार्थों का डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि अपन शायद ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि सेल्यूलोज एंजाइम अब्सेंट होता है। तो आपको याद रखना है, सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होगा। और एक विटामिन्स, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विटामिन्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका बिना पाचन क्रिया के डायरेक्ट ही अवशोषण होता है। मतलब विटामिन्स का कभी किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, बिना डाइजेशन की क्रिया की सीधा ही उसका अवशोषण होता है। कहाँ, इलियम भाग के अंतर्गत। तो ये बात थोड़ी सी आपको क्लियर कर लेनी है। अब देखो, आंत के द्वारा जो आंतरीय रस सीक्रेट हो रहा है, जैसे आमाशय के द्वारा आमाशय रस निकला था, तो आंत के द्वारा आंतरीय रस निकलेगा। और इस आंतरीय रस की अपन बात करें तो आंतरीय रस की पीएच का मान भी आपको याद रखना दोस्तों। इसकी पीएच का मान होता है 7.5 से 8.5। कितना होता है, याद रखना, आंतरीय रस की पीएच का मान कितना है, 7.5 से 8.5। और इसके अलावा इसका एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। आंतरीय रस के अंदर इतने सारे एंजाइम पाए जाते हैं। जो आपकी इलियम वाला जो पार्ट था लास्ट वाला, उसके ऊपर था आपका जेजेनम, और सबसे पहला पार्ट था आपका ड्यूडेनम। तो उस ड्यूडेनम भाग के अंतर्गत पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनियां आकर के मिलती है। याद रखना, छोटी आंत का जो पहला जो पार्ट था आपका ड्यूडेनम, वहाँ पित्त वाहिनी पित्ताशय से निकल कर के आ रही है, और अग्नाशय वाहिनी अग्नाशय से निकल कर आ रही है। ये पाचक ग्रंथियां हैं जिनके अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। ये दोनों आकर के आपकी छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में खुलती हैं, पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी। तो याद रखना, पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी छोटी आंत की किस पार्ट में खुलती हैं, ड्यूडेनम वाले भाग में खुलती हैं, ग्रहणी वाले भाग में खुलती हैं, जो आपकी छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट था। ये आपके एंजाइम हैं। तो सबसे पहला जो एंजाइम है आपका वो है इरेप्सिन या डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। याद रखना, मैं किसके एंजाइम पढ़ा रहा हूँ, आंतरीय रस के। जैसे अपने आमाशय की बात की तो आमाशय के अंदर 2 विशिष्ट एंजाइम थे, पेप्सिन और रेनिन। उसी प्रकार आंतरीय रस का पहला एंजाइम आपके सामने इरेप्सिन या डाइपेप्टाइडेज, ये एंजाइम्स के नाम हैं
तो ये क्या करता है, डाईपेप्टाइड्स को, प्रोटीन है ये सारी, डाईपेप्टाइड्स को एकल एमिनो अम्लों में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों, इरेप्सिन एंजाइम करता है। जैसे आपने आमाशय के अंतर्गत पढ़ा था, प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को याद रखना है, डाईपेप्टाइड को इरेप्सिन एंजाइम एकल एमिनो अम्लों में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार एमिनोपेप्टाइडेज क्या करेगा, पेप्टाइड्स को, ये डाईपेप्टाइड्स डबल हैं, ये पेप्टाइड्स को एमिनोपेप्टाइडेज एंजाइम एमिनो अम्लों में कन्वर्ट कर देगा। एक विशेष बात मैं आपको यहां से बता देता हूं, प्रोटीन की जो मूलभूत इकाई होती है, प्रोटीन की मूलभूत इकाई कौन होती है दोस्तों, एमिनो अम्ल होती है, एमिनो एसिड। मतलब प्रोटीन किससे मिलकर के बने होते हैं, आपके एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। एमिनो एसिड जिस बंध के द्वारा जुड़ते हैं वो पेप्टाइड बंध कहलाता है। एमिनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड, तो ये नाम आपके सामने दिख रहा है आपको। तो दूसरा एंजाइम आपका एमिनो पेप्टाइडेज, जो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो सीधा सीधा याद रखना है कि पेप्टाइड्स को एमिनो अम्लों में कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए डाइसैकेराइड एंजाइम है। आंतरीय रस के अंतर्गत जो डाइसैकेराइड एंजाइम उपस्थित हैं उनमें 3 एंजाइमों की अपन मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं। माल्टेज एंजाइम, दूसरा आपका सुक्रेज एंजाइम, तीसरा है लैक्टेज एंजाइम। तो ध्यान से सुना, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, जैसी जैसी शर्कराएं हैं वैसे वैसे इनके काम हैं। माल्टोज शर्करा को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। तो सीधा सीधा है, माल्टोज शर्करा वैसा ही एंजाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। माल्टोज शर्करा को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, सुक्रोज शर्करा को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, सुक्रोज शर्करा को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोज शर्करा को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो याद रखना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये 3 एंजाइम है दोस्तों, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलेगा, ये सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा, और ये लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज शर्करा में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करता है। न्यूक्लिएजेज एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं ये अपन डीएनए वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब आपको नाइट्रोजनी क्षार पढ़ाए जाएंगे तो उस टाइम अपन इनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये एंजाइम के नाम याद रखने हैं। न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिएजेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड और शर्कराओं में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करता है, और इसके द्वारा भी हल्का फुल्का लाइपेज एंजाइम सीक्रेट होता है, जो वसा या लिपिड, जिसको आप फैट के नाम से भी जानते हैं, वसा को अंग्रेजी में फैट भी कहा जाता है। तो वो लाइपेज एंजाइम उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम संपन्न करता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल याद रखना, जिस प्रकार से प्रोटीन की मूलभूत इकाई एमिनो एसिड है, मतलब प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार वसा किससे मिलकर के बनी होती है, वसीय अम्लों से मिलकर बनी होती है। वसा वसीय अम्लों से मिलकर बनी होती है, और आपकी प्रोटीन किससे बनी होती है, एमिनो एसिड से। तो ये आपके छोटी आंत के सारे एंजाइम हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये भैया आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं 3 एंजाइम के पूछे जाते हैं। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी छोटी आंत की सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ बड़ी आंत में। ध्यान से सुना, पचित भोजन का पाचन कंप्लीट हो चुका है, और अब जो पदार्थ बचा है वो सारा का सारा पदार्थ कहाँ जाएगा दोस्तों, छोटी आंत के बाद का पार्ट कौन था, बड़ी आंत था। कौन था, बड़ी आंत। तो छोटी आंत से भोजन अब किस में जाएगा, बड़ी आंत में। हालांकि इसको भोजन नाम तो नहीं दे सकते, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन थी और बड़ी आंत आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। याद रखना, इसकी जो लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई मैंने आपको बताई थी कितनी, लगभग 6.5 मीटर, और इसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर से लेकर
1.5 मीटर तक होती है। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, व्यास ज़्यादा किसका है? बड़ी आंत का है। व्यास का मतलब ज़्यादा जो चौड़ी नलिका है आपकी वो कौन सी है? बड़ी आंत। छोटी आंत का व्यास इसके अपेक्षा बहुत कम होता है। इसके भी 3 पार्ट हैं, सभी के 3-3 भाग। आमाशय के 3 भाग, छोटी आंत के 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग। और इसका पहला जो पार्ट आता है वो है सिक्कम। दूसरा जो पार्ट है वो है कोलन, और तीसरा जो पार्ट है वो है मलाशय, रेक्टम। तो बड़ी आंत के भी कितने पार्ट हैं दोस्तों? 3। नंबर 1 सिक्कम, नंबर 2 कोलन, नंबर 3 मलाशय। सिक्कम की अपन बात करें तो थोड़ी बहुत चर्चाएं मैं पहले भी कर चुका हूं। इसे अंधनाल, कृमि रूपी परिसेशिका, या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नाम दिया था अपन ने, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। याद रखना, ये आपकी बड़ी आंत का सबसे प्रथम या प्रारंभिक भाग होता है। छोटी आंत का प्रथम भाग कौन था? आपकी ड्यूडेनम थी। तो बड़ी आंत का प्रथम भाग कौन है? सीकम, जो आपकी छोटी आंत के लास्ट वाले पार्ट यानी कि इलियम पार्ट से जुड़ी हुई होती है। प्रथम प्रारंभिक भाग हो गया। अंधनाल कृमि रूपी परिशिष्ट का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहा जाता है। और इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं। ये मानव की आहार नाल का कौन सा अंग है दोस्तों? अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है? अवशेषी अंग। और अवशेषी अंगों की मैं पहले भी आप लोगों के सामने बात कर चुका हूं कि ये ऐसे अंग होते हैं जो पूर्वजों में विकसित थे, मतलब अपने पूर्वजों के अंदर तो विकसित थे, लेकिन आज अपने शरीर के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ एक अवशेष के रूप में रह चुके हैं। आज इनका कोई काम अपने शरीर के अंदर नहीं है, इसलिए इनको अवशेषी अंग या अवशेषांग के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। देखो, सिक्कम भाग की बात करें तो इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के जीवाणु उपस्थित होते हैं, और ये जीवाणु क्या करते हैं? किण्वन क्रिया के द्वारा जो अपचित भोजन था उसको सरलीकृत करते हैं। याद रखना, जीवाणुओं के द्वारा किण्वन क्रिया संपन्न होगी तो सिक्कम भाग के अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं वो किण्वन क्रिया के द्वारा अपचित भोजन को सरलीकृत कर देंगे। मतलब ये यहाँ से लगभग मल का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। एक विशेष पॉइंट और आपको यहाँ से याद रखना है, खरगोश और शाकाहारी जो प्राणी होते हैं, खरगोश और शाकाहारी प्राणियों की यदि अपन बात करें तो खरगोश और शाकाहारी प्राणियों की छोटी आंत का जो सिक्कम पार्ट होता है वो अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि इनके अंदर किसका डाइजेशन होना जरूरी है दोस्तों? सेल्यूलोज का डाइजेशन होना जरूरी है। अपने शरीर के अंदर तो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता नहीं है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर कौन सा एंजाइम एब्सेंट था? सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट होता है। इसकी वजह से इसका कोई काम नहीं है अपने शरीर के अंदर की। खरगोश और शाकाहारी प्राणी की अपन बात करें तो ये कार्यशील होती है, एक्टिव होती है, और इनके अंदर जितने भी सहजीवी जीवाणु जो उपस्थित होते हैं वो सहजीवी जीवाणु क्या करते हैं? उस सेलुलोज का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है आपका बड़ी आंत का वो है कोलन। याद रखना, कोलन सिक्कम और मलाशय के बीच का पार्ट है। सिक्कम तथा मलाशय के बीच का भाग कौन कहलाता है दोस्तों? वो कोलन कहलाता है। और विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है कोलन का। कोलन के अंदर ई कोलाई, इसीरिशिया कोलाई नामक बैक्टीरिया उपस्थित होता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है? अपचित पदार्थ से मल का निर्माण करता है।
अपचित पदार्थ से किसका निर्माण करता है? मल का निर्माण करता है। काफ़ी बार के पेपर में आ चुका है। मनुष्य की बड़ी आंत के अंतर्गत कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, बैक्टीरिया उपस्थित होता है? वो बैक्टीरिया कौन सा आपका? ई कोलाई, जो क्या करता है? अपचित पदार्थ का सरलीकरण करके और किसका निर्माण करता है? मल का निर्माण करता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इस कोलन भाग के अंदर कुछ पेशियों के बंडल्स पाए जाते हैं। छोटी छोटी पेशियों के बंडल्स पाए जाते हैं और इन छोटी छोटी पेशियों के बंडल्स को किस नाम से जाना जाता है? टिन्नी के नाम से जानते हैं। लास्ट पार्ट की बात करें तो ये आपकी बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है, जो क्या काम करता है? मल का संग्रहण करता है, मल को स्टोर करता है। दोस्तों नाम से पता चला है मलाशय, मलाशय मल का संग्रहण करता है। मतलब अपचित भोजन, अपचित पदार्थ जो बना है अपने इस आहार नाल के पार्ट्स के अंदर, वो सारा का सारा कहाँ करके स्टोरेज होगा? मलाशय के अंदर। और मलाशय इसका सारे के सारे भाग का संग्रहण करेगा। और संग्रहण करने के बाद ये अपन बात करें तो इसका लास्ट जो पार्ट है, मलाशय का लास्ट जो पार्ट है, वो कहलाता है मल द्वार या गुदा द्वार। मल द्वार या गुदा द्वार। इस मल द्वार या गुदा द्वार के द्वारा उस मल को बॉडी से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। मल को बॉडी से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें आपको किसकी याद रखनी है? बड़ी आंत की। रिपीट कर लेते हैं फटाफट। बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 1 से 1.5 मीटर। कितने भाग है इसके? 3। पहला सिक्कम, दूसरा कोलन, तीसरा मलाशय। सिक्कम भाग की बात करें तो बड़ी आंत का सबसे प्रथम या प्रारंभिक भाग कौन है? सिक्कम कहलाता है। सबसे लास्ट वाला भाग कौन है? मलाशय। इन दोनों के बीच का पार्ट कौन है? कोलन। सिक्कम को अंधनाल, कर्मी रूपी परिशेष का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, जो अवशेषी अंग के रूप में अपने शरीर में उपस्थित है। जो इसके अंदर जीवाणु उपस्थित होते हैं वो किण्वन क्रिया के द्वारा अपचित भोजन को सरलीकृत करते हैं। खरगोश और शाकाहारी प्राणियों के अंदर ये ज़्यादा कार्यशील होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि वहाँ पर जो सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं वो किसका डाइजेशन करते हैं? सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। कोलन की बात करें तो सिक्कम और मलाशय के बीच वाला भाग कहलाता है ई कोलाई जीवाणु इसके अंतर्गत उपस्थित होता है, जो मल का निर्माण करता है। और पेशियों के बंडल्स पाए जाते हैं। इन पेशियों के बंडल्स को किस नाम से जानते हैं? टिन्नी के नाम से जाना जाता है। मलाशय की बात करें तो आपकी बड़ी आंत का जो लास्ट पार्ट है, आपकी आहार नाल का जो लास्ट पार्ट है वो है आपका मलाशय। और मलाशय क्या करता है? मल का स्टोरेज करता है। मल द्वार या गुदा द्वार के द्वारा इस मल को बॉडी से बाहर उत्सर्जित करने का काम संपन्न किया जाता है। अब यदि बात करूं तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बचा है, मनुष्य के मल में दुर्गंध का कारण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव मल में दुर्गंध का कारण कौन कौन होते हैं? मनुष्य के मल के अंतर्गत दुर्गंध के जो कारण बनते हैं वो है इंडोल, स्केटोल और क्रीसोल। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के मल में दुर्गंध का कारण बनने वाले जो पदार्थ हैं वो है आपके इंडोल, स्केटोल और क्रीसोल। कौन कौन है? इंडोल, स्केटोल और क्रीसोल। यहाँ जाकर के आपके डाइजेशन की क्रिया भी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। ये मैंने आपको सिर्फ आहार नाल पढ़ाई है। अभी जो सहायक ग्रंथियाँ अपनी जो पाचक ग्रंथियाँ हैं, जिनके अपन बात करेंगे, पित्ताशय की बात करेंगे, अग्नाशय की बात करेंगे और लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपके इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि लीवर अपने शरीर की बायो लेबोरेटरी कहलाती है। उसके अपन चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आप अपना जो कर्तव्य है उसको निभाते रहिए। लगातार आप व्यू दिखाते जाइए, हम लोगों को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। ये जो घंटी का जो बटन है ना, उसको दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।